हेलो एवरीवन, उत्सव एजुकेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। देखिए, चैप्टर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का जो कि नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका चार्ज। क्या आता है? चार्ज। अब चार्ज के कॉन्सेप्ट को अगर हम डेफिनेशन बेस पे डिफाइन करें तो वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर चार्ज को समझना है तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल डेप्थ में जाकर, एंड में जाकर। ठीक है ना? सो स्टार्टिंग होती है, हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, या यूं कहें कि यूनिवर्स के बेसिक को उठा के देख लेते हैं। अब वो क्या है? जैसे आप जानते हैं अच्छे से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आइंस्टीन के थ्रू दिया गया था। वो क्या कॉन्सेप्ट था? एनर्जी एंड मास रिलेशन, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप 12th क्लास में हैं तो ईजिली आप जानते भी होंगे पहले से। दैट इज E इज इक्वल टू mc²। ओके, यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिए कि एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यानी ये कहा जाए तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें सिर्फ दो फैक्टर पे ही चलती हैं, एनर्जी एंड मास। अब चैप्टर के रिगार्डिंग सबसे पहला सेंस ये क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है उसको जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज की ऐसी लैंग्वेज या ऐसी डेफिनेशन जो कि स्टैटिक फॉर्म में हो। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जैसे आपने देखा होगा मशीनरी दो टाइप से ही डिफाइन की जाती हैं, या बीटेक की जो ब्रांच है वो दो कई कैटेगरीज में डिफाइन की गई हैं। उनमें से एक या दो ऐसी कैटेगरीज उठा लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो ब्रांचेज हैं जो कि बीटेक से बिलोंग करती हैं। अब आप ये बताइए, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है आखिर उसको इलेक्ट्रिकल ही क्यों कहा गया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहा गया? दोनों में ई वर्ड यूज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म्स यूज हो रहे हैं। फिर आखिर क्या डिफरेंस है? आप ऐसे सिंपली समझिए, इलेक्ट्रिकल जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपका यूज होता है कि आप किसी हैवी मशीनरी या मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हैवी मशीनरी मतलब ऐसी मशीनरी जैसे आपका जनरेटर हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, या पावर प्लांट हो गए, जहां पे मशीनरी बहुत बड़े लेवल पे बनाई जाती है। वहां पे जो ब्रांच वर्क करती है या जिस ब्रांच से रिलेटेड लोग वर्क करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल। अब दूसरी कैटेगरी में आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये बताती है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी छोटे लेवल पे बनाई जा रही है, मतलब जैसे मोबाइल हो गया, आईफोन वाले, या कोई और भी लाइक माइक्रोफोन, स्पीकर, जिनमें एक नैनो लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। प्रेजेंट टाइम पे एआई भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब चैप्टर की स्टार्टिंग करने के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यूनिवर्स में मास एंड एनर्जी, या यूं कहें फ्री एनर्जी। देखिए, एनर्जी और फ्री एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, सपोज मान लीजिए यूनिवर्स का ये बेसिक लॉ है कि एक मास जो कि कहीं पर भी सिचुएटेड होता है स्पेस में, वो अपने अराउंड एक कर्व जनरेट करता है। क्या करता है? एक कर्व जनरेट करता है, लाइक दिस टाइप। ओके, और कोई दूसरा मास जो कि कुछ डिस्टेंस दूर पर अगर सिचुएटेड है इस तरीके से, तो इन दोनों की वजह से या इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। कैसे? देखिए, जब फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, स्पेस की, तो यूनिवर्स में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मास अपने स्पेस को थोड़ा सा बाइंड कर देता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोचने की जरूरत है इसके लिए, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत बड़ा मास लाइक जुपिटर, सपोज मान लीजिए जुपिटर
जो कि फ्री स्पेस में सिचुएटेड है वो अपने सराउंडिंग क्या करता है, एक बैंड कर्व क्रिएट कर देता है। क्या करता है? कर्व क्रिएट कर देता है। अब इस कर्व के क्रिएट होने की वजह से उसी यूनिवर्स में सिचुएटेड दूसरा जो पार्टिकल है या दूसरा जो छोटा प्लेनेट है या मास है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होने लगता है। अब सोच के देखिए, अगर ऐसा होता या पूरे यूनिवर्स में ये चीज एप्लीकेबल होती तो क्या किसी भी तरह के मास का एग्जिस्टेंस होता? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये मास आपका ये मास आपका छोटा मास इस बड़े मास के साथ में कोलाइड्स कर जाता, इसमें समा जाता। यानी ये हो गया मास का एक कॉन्सेप्ट। यानी मास की प्रॉपर्टी है अपने सराउंडिंग में एक कर्व को क्रिएट करना और उस कर्व में सारे के सारे मासेस का आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड्स कर जाना। ठीक, जैसे कि आपका ब्लैक होल कॉन्सेप्ट होता है। अब ब्लैक होल एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना बताऊंगा कि ब्लैक होल एक ऐसा मास पार्टिकल है या ऐसा मास पॉइंट है जिसका पूरा का पूरा मास एक बहुत कम स्पेस में कंसंट्रेटेड है। अब बहुत बड़ा मास है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत बड़ा क्रिएट करेगा, इसीलिए ब्लैक होल के सराउंडिंग एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होता है जो कि किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये मास का कॉन्सेप्ट है। तो इस बेसिस पे यूनिवर्स का क्रिएशन तो नहीं हो सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, अब फ्री एनर्जी का सेंस क्या है उसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर, फिर कूलाम्स लॉ, गॉस थ्योरम, इन सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का रीजन क्या है या पर्पस क्या है, क्यों इसी को पढ़ रहे हैं और आखिर ये है क्या। ठीक है, फ्री एनर्जी, सपोज जैसे मान लीजिए एक कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से, और कैंडल की फ्लेम आप देख रहे हैं, कैंडल की फ्लेम, तो एनर्जी के साथ में ये प्रॉपर्टी है, ये फ्री फॉर्म में है कि ये ऑल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यानी बढ़ने का सेंस क्या हुआ, ये ऑल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि एंड नहीं होता, बिकॉज यूनिवर्स है जो कि इनफाइनाइट फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी अगर बढ़ती ही जाएगी, किसी अट्रैक्शन या रिपल्सन को क्रिएट नहीं करेगी, तब भी यूनिवर्स का क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर दो मासेस जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में अगर एक कर्व की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड्स कर जाएंगे तो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। एनर्जी जो कि अनबाउंडेड है, यानी किसी तरह से बाउंडेड नहीं है, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी, तब भी क्रिएशन फॉर्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात आगे समझ लीजिए, एनर्जी, मास, यहां से निकल के आता है कि यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस आखिर है क्यों। तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ एटम की वजह से। किसकी वजह से? एटम की वजह से। हम उस टॉपिक पे भी आएंगे, बट जो बेसिक है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, सबसे स्मॉल यूनिट जो कि पहले कंसीडर की जाती थी वो क्या थी? एटम। अब एटम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एटम का फॉर्मेशन होता है आपके न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। जब पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, उस टाइम तक हम ये कंसीडर नहीं कर पाते थे कि आखिर किसी भी एटम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, या उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है, या उसका एग्जिस्टेंस क्यों है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, बहुत बड़े अमाउंट में मास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में मास एग्जिस्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मास, या एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एक मास है जो कि सेंटर में सिचुएटेड है, वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा, एक कर्व को फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एक कर्व को फॉर्म करेगा। अब इस कर्व की वजह से जो कि मास इलेक्ट्रॉन में, ये इसकी तरफ होना चाहिए अट्रैक्ट, और जाके इसके साथ कोलाइड्स कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसके ना होने का जो रीजन है, वही रीजन है आपका चार्ज।
क्या है, चार्ज। अब समझिए कैसे। चार्ज के साथ में एक ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, देखिए पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में डिफाइन हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव सेंस में कोई उसका चार्ज है, निगेटिव सेंस में चार्ज है, नहीं, वो तो उसको नेम दिया गया है कि वो निगेटिव चार्ज है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है पॉजिटिव चार्ज से। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, मान लीजिए ये एक हीलियम का है, एटम है, ठीक है, हीलियम एटम है, इसके सराउंडिंग क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए जरा, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। खैर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के नेचर के बारे में अगर आप देखें तो एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में ये जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और निगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल कर देते हैं। सिमिलर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल कर देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से ऊपर आते हैं थोड़ा सा। चार्जेस जो कि निगेटिव है, सेंटर में सिचुएटेड है आपका प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, और फिर भी क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कोलाइड्स नहीं कर रहे हैं और एक एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए प्रीवियस में जैसे था कि अगर आप ये कंसीडर करें कि जुपिटर जो कि एक प्लेनेट है, उसके सराउंडिंग मूव करने वाला एक मून, चांद, ठीक है, वो क्या आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ फिजिकल फॉर्म में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स रूल होते हैं जिनकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो कुछ अलग टर्म्स हैं जिनके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे या बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। कूलाम्स लॉ, देखिए कूलाम्स लॉ क्या है, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ईजिली सारे कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन ये समझिए कि आखिर आप कूलाम्स लॉ जो है वो आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों कूलाम्स लॉ में यही चीज़ बोली गई कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उनके साथ में रिलेटेड डिस्टेंस के साथ में एसोसिएट होता है और वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्रिएट होता है। देखिए ये सारी चीज़ें डेफिनेशन बेस पे हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को यहाँ पे बताया नहीं जा सकता या बताना ज़रूरी है ये वगैरह वगैरह, वो जब आएगा तब उसको भी बताया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि आप ये समझे कि चार्ज का एग्जिस्टेंस ही आखिर क्यों है, ठीक है। तो हमने सपोज मान लीजिए एक हीलियम एटम लिया और इस हीलियम एटम के पास में 2 हैं प्रोटॉन और 2 हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जरा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रल कंडीशन को रिलेट कर देंगे। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। दूसरा सिमिलर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा प्रोटॉन यहां पर है, ये भी आपस में न्यूट्रल कंडीशन बना देंगे। तो यानी एटम का एग्जिस्टेंस इस तरीके से होगा। फिर एटम से फॉर्म होगा आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा जो भी चीज आप सराउंडिंग में देखते हैं। तो कहानी यहां से चल के आ रही है, ठीक। अब इसके बाद में आता है कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दूसरा टर्म रिलेट होगा। देखिए कूलाम्स लॉ क्या है वगैरह वगैरह, ये डेफिनेशंस क्या है, उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये कोई वैसी क्लास नहीं है कि जहां पे मुझे सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं। यहां सिर्फ इतनी सी क्लास है कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरा टर्म आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस वर्ड को देखिए, मोस्टली कंटेंट मेरा वर्बल रहता है तो समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्या होता है, क्लियर हुआ। अब जैसे चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सपोज अगर आप 2 बलून लेते हैं, क्या करते हैं, 2 बलून्स को लेते हैं और दोनों बलून्स को 1 बाय 1 करके आप क्या करते हैं, अपने सर पे रब करते हैं। रब किया आपने। अब क्या होगा, अगर उन दोनों बलून्स में से किसी एक को आप अपने सर के नियर अबाउट लेके जाते हैं तो क्या होगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हेयर उस बलून के साथ में अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन इन द केस अगर आप उन दोनों बलून्स को आपस में लेकर एक दूसरे के नियर अबाउट लाते हैं तब क्या होगा, तब रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्जेस का एग्जिस्टेंस होता है, चार्ज एग्जिस्ट कर पाते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक्स एग्जांपल और भी होते हैं। सपोज मान लीजिए आपने एक ग्लास की रॉड को लिया और उसको सिल्क के साथ में, सिल्क का एक क्लॉथ लिया, उसके साथ में आपने रब किया, ठीक है। सिमिलर आपने एक और ग्लास रॉड ली, उसको आपने सिल्क के साथ में रब किया। जब आप दोनों रॉड्स को, या इनमें से कोई एक रॉड जो कि क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड है, इस तरीके से सस्पेंडेड है कि वो मूव कर सकती है या घूम सकती है किसी भी तरह से, और दूसरी रॉड जब उसके नियर अबाउट लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आपने सिल्क क्लॉथ से उस रॉड को जब आपने रब किया, तब क्या हुआ, उस रॉड पर कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, यानी चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इन शॉर्ट कहा जाए तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो वो हो जाता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और अगर किसी के पास में एडिशनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा निगेटिव चार्ज। अब दो रॉड हैं, सिमिलर मटेरियल से बनी हुई हैं, सेम कंडीशन से उनको एसोसिएट किया गया है। अब ये देखिए, दोनों रॉड्स को अगर नियर अबाउट लाएंगे तो सेम चार्जेस की वजह से क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। इन द केस आप कैट फर से, ठीक है, बिल्ली का जो फर होता है या रुआं होते हैं, उसके साथ में आप प्लास्टिक की रॉड को रब करते हैं, तब ये प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाएगी। अभी क्या हो रहा था कि चार्जेस पॉजिटिव फॉर्म में जा रहे थे रॉड पर, अब क्या होगा, जो प्लास्टिक की रॉड है वो हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज। सिमिलर आप एक और रॉड ले लेते हैं प्लास्टिक की और उसको भी रब करते हैं कैट फर के साथ में, तब क्या होगा, वो भी आपकी हो जाएगी चार्ज में। और दोनों रॉड्स को, जो कि प्लास्टिक की रॉड हैं, उनको आप नियर अबाउट लाते हैं, सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक रॉड क्या है इस टाइम पे, निगेटिव चार्ज है। लेकिन इन द केस मान लीजिए आप क्या करते हैं, जो पहले वाली ग्लास रॉड है और ये प्लास्टिक रॉड है, इन दोनों को नियर अबाउट लाते हैं, तब क्या होगा, तब दोनों रॉड आपस में एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से ऊपर एक टर्म है जिसका नाम है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल जो वर्ड है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार सुना भी होगा और जानते भी होंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या यूज़ किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके नाम को ज़रा समझिए। अगर आप किसी एक बेस को कंसीडर करते हैं, जैसे कि मोस्टली पोटेंशियल के लिए हम कंसीडर करते हैं अर्थ के ग्राउंड बेस को, और किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाते हैं एक सिचुएशन के रिगार्डिंग। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड का बेस है, ठीक है, और इस बेस पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करवाया। देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मूव आप करा रहे हैं ऊपर। जब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई हाइट चेंजमेंट होगा। और आप जानते हैं फॉर्मूला जो कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म्स की। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आखिर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है उसको समझ लेते हैं। ठीक, इसको हटा दीजिए। अब देखिए जरा, मान लीजिए एक चार्ज है इस फॉर्म में, ठीक है। एक ये इसका ग्राउंड है जहां पर ये सिचुएटेड है। एक दूसरा चार्ज जो कि लाइक चार्जेस हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ में एसोसिएट करते हैं, प्लस फॉर्म में। अब एक बात सोच के बताइए, आप जान चुके हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में, ये बताइए ये चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा या रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा? ऑब्वियसली दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन को क्रिएट करेंगे। अब एक चीज सोच के देखिए, क्या ये चार्ज इस चार्ज की तरफ अपने आप मूव कर जाएगा? नहीं मूव करेगा। यानी हमको ड्यू टू अ फोर्स इस चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा। जब हम मूव करवाएंगे ये चार्ज इसके नियर अबाउट जाएगा। अब सोच के देखिए, आप फोर्स खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वर्क डन कैसा हो रहा है,
वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। किस पे? ऑन द सिस्टम। देखिए ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम एक दो टर्म होते हैं, पहले उनको समझ लीजिए क्या मतलब है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैंने ग्राउंड पे रखा था, वहां से मैंने उठाया और इस पॉइंट तक लेके आया, यानी सिस्टम पर मैं वर्क कर रहा हूं, यानी ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। यहां तक लाने के बाद में इन द केस ये मार्कर मैं ड्रॉप कर देता हूं। तो अब ये बताइए क्या इस पोजीशन से यहां तक आने में मैंने कोई वर्क डन किया? नहीं। यानी ये कैसा हुआ? ये बाय द सिस्टम हुआ। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट रिलेट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं, क्या करते हैं? किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। और अगर वही वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाए, यानी किसी सिस्टम के थ्रू किया जाए, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में होता है डिक्रीमेंट, यानी नीचे आता है, डाउनवर्ड आता है। अब जरा इस वाले टर्म्स को समझ लीजिए, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, दोनों वर्ड को। एक चार्ज है, कितने अमाउंट में है ये डिफाइन नहीं है, नहीं पता है कितने अमाउंट में ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू है इसकी। एक दूसरा सिमिलर चार्जेस है जो कि किसी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। आपने क्या किया? इन दोनों के बीच की एक पोजीशन डिफाइन करी, या इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस देखी आपने, व्हाटएवर जो भी है, इस डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को कवर अप किया आपने ड्यू टू अ फोर्स। और आप अच्छे से जानते हैं दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं और इस चार्ज की पोजीशन में भी चेंज कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं या डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? वर्क डन परफॉर्म होगा। जब वर्क परफॉर्म होगा तो यानी आप क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ना कि सिस्टम वर्क कर रहा है अपने आप। सपोज मान लीजिए इस पोजीशन तक मैं लेके आया, मैंने यहां पर होल्ड किया इस चार्ज को। अब क्या होगा? मैंने छोड़ दिया इस चार्ज को ड्यू टू चार्जेस प्रॉपर्टी। अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? अपने आप ही रिपेल करेगा। अब ये रिपेल जो कर रहा है, ये इसके पास एनर्जी आई कहां से? जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है वो एनर्जी आई कहां से? वो कहां से आई? ये चार्ज जो कि प्लस फॉर्म में, एक बड़े फॉर्म में, बड़े मैग्नीट्यूड के साथ में अवेलेबल था, हमने इसके अगेंस्ट फोर्स लगाकर एक वर्क डन किया, अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क डन किया। जैसे ही वर्क डन किया, नियर अबाउट आ गया, मान तो गया वो कि ठीक है आपने फोर्स लगाया, एडिशनल एनर्जी आपने दी, यहां तक आ गया। वही एनर्जी इसके पास में स्टोर्ड फॉर्म में चली गई पोटेंशियल में। किसमें? पोटेंशियल। अब जरा पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है, या बुक की लैंग्वेज क्या होती है? देखिए बुक की लैंग्वेज में डेफिनेशंस होती हैं। देखिए सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहता है फिजिक्स का वो ये रहता है कि किसी भी चीज़ को समझना, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना, कि वो सराउंडिंग में आपके कहाँ मिलती है, कहाँ दिखती है। कोई भी फिजिक्स का ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ना हो, कोई भी सिंगल एक टॉपिक नहीं है ऐसा जो आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड ना हो। उसके बाद में अब क्या होता है? देखिए फिजिक्स के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फ्रॉम अ इनफाइनाइट पोजीशन टू अ फाइनाइट पोजीशन ब्रिंग अ चार्ज, वर्क डन परफॉर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये होगी डेफिनेशन। बट डेफिनेशन से समझ में क्या आया? हमको ये क्या पता चला कि डेफिनेशन आखिर क्या बता रही है? डेफिनेशन क्या बता रही है, वही चीज समझने के लिए इसको बोल रहा था मैं। अब जरा देखिए क्या होता है कि एक इनफाइनाइट पोजीशन से फाइनाइट पोजीशन तक लाने में आपने जो भी वर्क डन किया किसी चार्ज को, किसको? किसी चार्ज को, वही वर्क डन आपका कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V, दैट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q। यहां पे देखिए डेफिनेशन क्या कहती थी NCERT के अकॉर्डिंग? यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? ताकि चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, 1 से किसी भी वैल्यू में डिवाइड करें वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए। तो किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से टू द फाइनाइट पोजीशन तक लाने में जो भी वर्क डन परफॉर्म किया गया वही उसका पोटेंशियल हो गया। ये डेफिनेशन कहती है। क्या कहती है? डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन से हट के समझने की कोशिश कीजिए। और एक खास बात और, देखिए पोटेंशियल जो होता है चार्जेस के रिगार्डिंग, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब ये कहने का है कि जैसे मान लीजिए ये एक सिचुएशन है, एक पोजीशन है, एक पोजीशन है जो कि फाइनाइट है। ये मान लीजिए मेरी पोजीशन है, मैं यहां पर सिचुएटेड हूं, ठीक है, और एक चार्ज है
जो कि इस पॉइंट पर सिचुएटेड, और इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लेकर यहां तक पहला स्टॉप, उसके बाद में दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, व्हाटएवर 3 4 5 जो भी पोजीशन है, मैंने 4 पोजीशन 3 पोजीशन जो भी डिफाइन कर दी। अच्छा एक बात सोचिए जरा, अभी डेफिनेशन से बताया था वर्क डन परफॉर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाटएवर। अब डिफरेंस जो वर्ड है एक्चुअल में दो पोटेंशियल के बीच की वैल्यू को बोल देते हैं। डिफरेंस जो वर्ड यूज करते हैं वो दो वैल्यूज के बीच में बोल देते हैं। कैसे, जरा समझिए। मान लीजिए इस पॉइंट पर इस चार्ज के पास में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल सिचुएटेड है या मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर यहां तक या यहां तक लाने में जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस के रिगार्डिंग इसने क्या किया, वर्क किया, यानी फोर्स लगाया, या ऑन द सिस्टम वर्क हुआ या बाय द सिस्टम वर्क हुआ, वो एक अलग सेंस है। लेकिन ये समझिए यहां से यहां तक आने में एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर की ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अपनी तरफ से फोर्स लगाया हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, जो भी हो, इतनी पोजीशन अगर कवर की ड्यू टू फोर्स, तो इतने डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ वही तो डिफाइन होगा। सिमिलर इस पोजीशन से लेकर यहां तक अगर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, सिमिलर यहां से यहां तक आते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। डायरेक्टली आप जानते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो आप ऑब्वियसली जानते हैं कि वर्क डन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल टर्म में होगा। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा। अब वर्क अगर बढ़ रहा है तो आप ये भी जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q। यूनिट चार्ज की वजह से आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क। यानी अगर वर्क डन बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो ये दो बेसिक से टॉपिक हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का एग्जिस्टेंस क्यों है, या यूं कहें कि यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस क्यों है। देखिए यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस होने की जो बहुत बड़ी एग्जिस्ट होने का, देखिए होने में और है दोनों में फर्क हो जाता है। आज यूनिवर्स क्यों क्रिएटेड है, ड्यू टू एटम, ड्यू टू एटम। एटम से ही मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जो भी आप देख रहे हैं सराउंडिंग में। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है आपके ड्यू टू एटम, और एटम क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है, ड्यू टू चार्ज। अगर चार्ज नहीं होते तो एटम का ही एग्जिस्टेंस नहीं होता। मैंने बताया ना आपको वो थ्योरी। देखिए और भी बहुत सारे मैकेनिकल फैक्टर होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में हमारा डिस्कस करना था जो कि जरूरी था, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को कैसे समझ सकते हैं, सिर्फ समझने के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बात नहीं हो रही है। डेफिनेशन जो होंगी वो नंबर्स ऑफ डेफिनेशन होगी, आपको बुक में भी मिल जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है डेफिनेशन को याद करना या डेफिनेशन को समझना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सिर्फ एक मेथड है कि आपको टीचिंग समझ में आ रही है या नहीं। ओके, सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपसे।